अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। ये जो कट आपको इस उंगली पर नज़र आ रहा है, ये 100,000 गुना ज़्यादा मोटा है नैनो स्केल्स। आपका सवाल ये होगा कि नैनो स्केल क्या होता है और हम उसकी तरफ क्यों जाना चाह रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम बहुत छोटे स्केल पर इसलिए जाएंगे कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है और ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है जो कि स्पेस में भी इस्तेमाल हो रही है, जिसे क्वांटम डॉट्स कहा जाता है। लेकिन क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत छोटे लेवल पर जाकर डिज़ाइन की जा रही है, इसलिए हमें भी छोटे लेवल पर जाना होगा। एक कीड़ी को, चींटी को अगर आप देखें तो वो भी नैनोमीटर का लाखवां हिस्सा होती है, कई लाख गुना ज़्यादा छोटी होती है मीटर से। तो मैं आपको एक स्केल दिखा रहा हूँ और ये स्केल मीटर्स में है। आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि गेंद, चींटी, और फिर हम अगर छोटे लेवल पर जाएं तो यहाँ पर आपको एटम्स भी नज़र आ रहे हैं। जिस रीजन में हम ऑपरेट करेंगे या जिस रीजन में हम ये बात कर रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करने जा रहे हैं, वो है नैनो स्केल। और नैनो स्केल में भी हम क्रिस्टल टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे। तो नैनो स्केल कहाँ पर है? आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, आपको मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस, आपको डीएनए। तो आप 10⁻⁻7, 10⁻⁻8 यहाँ पर खड़े हैं, जो कि येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है। इस जगह पर या इससे भी बात हम छोटे लेवल पर चले जाते हैं। यहाँ पर जब आप चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, मैटर को मैनिपुलेट करते हैं, तो हम ये बात करते हैं कि हम नैनो स्केल में काम कर रहे हैं। नैनो स्केल में हम क्या ऐसा काम करने जा रहे हैं जो कि इतनी ज़्यादा अहमियत रखता है। मैं एक एटम की तरफ आपको लेके आता हूँ और इसमें एक छोटा सा फिनोमिना प्रोसेस आपको बताना चाहता हूँ कि एक एटम को जब हम एक्साइट करते हैं तो उससे हम किसी न किसी तरफ से एनर्जी देते हैं। उसके इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी मिलती है और वो जंप करता है और वो हाई एनर्जी ऑर्बिट में चला जाता है। उस ऑर्बिट में वो कुछ अरसा रह सकता है, लेकिन वो अनस्टेबल होता है, तो वो वहां से वापस जंप करता है और फिर वो लाइट यानी फोटोन रेडिएट करता है, तो हमें एक रोशनी की किरण मिलती है। ये चीज तो हम सबको पता है। लेकिन अब हम इसी चीज को लेके जा रहे हैं एक बड़े लेवल पर। यहां पर मैं आपको क्वांटम डॉट्स की तरफ लेके जा रहा हूं, जो कि एक आर्टिफिशियल स्फीयर होता है। हम एटम से मिलकर इस आर्टिफिशियल स्फीयर को बनाते हैं। और इस स्फीयर की खास बात क्या होती है? इस स्फीयर की खास बात ये होती है कि जब आप बहुत से एटम एक जगह पर पैक कर देते हैं और उसको रोशनी दें, तो आप कई इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे और हाई एनर्जी लेवल पर जाएंगे। लेकिन ये जो पूरे एटम्स आपने पैक किए हैं, इनकी भी कुछ क्वालिटीज़ हैं। अब ये किसी मखसूस रोशनी को ही नहीं अपनी एक्साइटेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। मसलन अगर आप पिछले आइटम की बात करते तो हो सकता है मैं रेड लाइट देता तो एक्साइट होता, और अगर मैं उसको और रोशनियां देता तो वो एक्साइट ना होता। लेकिन क्वांटम डॉट्स में आप एक बड़े बैंड में रोशनी दे सकते हैं। आप लाल रोशनी दे सकते हैं, आप येलो रोशनी दें फिर भी वो एक्साइट हो जाएंगे, आप थोड़ी सी ब्लू कलर की तरफ चले जाएं फिर भी एक्साइट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो इनपुट रोशनी आप दे रहे हैं उन एटम्स को, वो बहुत ज़्यादा हिस्से पर जाकर रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये एक सबसे अहम बात ये है कि जो एक्साइटेशन स्पेक्ट्रम है इसका, वो बहुत ज़्यादा होता है। और उसके बाद जो रोशनी, ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑर्बिट में गए और फिर वो सारे इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे वो जो रोशनी रेडिएट करेंगे वो बड़े नैरो बैंड में होती है, यानी वो बड़ी साफ सुथरी रोशनी होती है, प्योर लाइट होती है। मैं आपको उसकी तस्वीरें भी दिखाऊंगा तो आपको अंदाज़ा होगा। ये एटम सेमीकंडक्टर एटम्स होते हैं और इनके अगर आप थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल्स देखें तो मैं आपको यहाँ पर इनके क्वांटाइजेशन लेवल भी बता रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि जब भी एनर्जी आती है तो एक एटम लोअर ऑर्बिट से, एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट या लेवल की तरफ जंप करता है और उसके बाद वो उस वक्त एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जब वो वहाँ पर अनस्टेबल होता है, नीचे आता है, तो वो एमिट करता है एनर्जी को फोटोन की सूरत में, तो वो वापस चला आता है। और इस तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के एनर्जी बैंड्स होते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो रोशनी आपने एब्जॉर्ब की आप वही रेडिएट करें, बल्कि आप मुख्तलिफ रोशनी रेडिएट कर सकते हैं। लेकिन क्वांटम डॉट की जब हम बात करेंगे तो अब
नॉर्मल एटम्स में तो ये होता है कि आपने अगर सिलिकॉन का एटम लिया, जर्मेनियम का लिया, तो उनके एनर्जी गैप डिफरेंट होते हैं, तो उनसे आपको मुख्तलिफ किस्म की रोशनी मिल सकती है। लेकिन क्वांटम डॉट्स में जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, जिसके एटम आप यूज़ कर रहे हैं, उनकी साख्त पर जो बाहर आउटपुट रोशनी मिल रही है वो डिपेंड नहीं करती, बल्कि उनके साइज़ पर डिपेंड करती है। मैं आपको यहाँ पर एनर्जी बैंड्स दिखा रहा हूँ, तो आप देखिए क्वांटम डॉट्स के आप जब एनर्जी बैंड देखते हैं तो जो एनर्जी बैंड सबसे ज़्यादा दूर है उनसे ब्लू रोशनी निकल रही है। तो जिन एटम का आपने एक स्ट्रक्चर बनाया है उनके अगर एनर्जी बैंड ज़्यादा दूर हैं तो उनसे रोशनी निकलेगी। इसका मतलब यह है कि उनका साइज़ छोटा है। और अगर आप इस तरफ आएँ तो लाल रंग का जो आपको एनर्जी बैंड कम नज़र आ रहा है, लेकिन साइज़ ऐसा ऐसा बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक ही मटेरियल है, उसका जब साइज बड़ा होगा तो लाल रंग की रोशनी निकलेगी जब आप उसको एनर्जी देंगे। उसको थोड़ा सा छोटा किया तो ग्रीन कलर की रोशनी निकलनी शुरू हो, उसको और छोटा किया नीले रंग की रोशनी निकलनी शुरू होगी। और ज़्यादा सिंपल कर देता हूँ, आप उस पर टॉर्च करें, लाल रंग की रोशनी दें, फिर भी वो आउटपुट दे रहा है। आप दूसरी टॉर्च लें, पीले रंग की रोशनी दें, फिर भी, क्योंकि वो ज़्यादा रोशनियाँ लेके एक्साइट हो रहा है और आउटपुट पर आपको बहुत रिफाइंड रोशनी दे रहा है। और वो जो रोशनी आपको आउटपुट पर दे रहा है वो उसके साइज़ पे डिपेंड करती है। आप उसके स्ट्रक्चर में जितनी मर्जी चेंजेस कर लें, उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्वांटम जो डॉट्स हैं उनका थोड़ा सा मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो आउटपुट रेडिएशंस हैं वो बहुत नैरो बैंड होती हैं। इसका मतलब ये है कि वो बहुत सख्त है, उसका जो आउटपुट पे गार्ड खड़ा हुआ है वो हर कलर को बाहर नहीं जाने देता। वो एक ख़ास किस्म के कलर को बाहर जाने देगा और बाकी कलर्स को रोक लेगा। ये बहुत अहम पॉइंट है। इसी वजह से क्वांटम डॉट से जो हमें रेडिएशंस मिलते हैं, जो कलर्स मिलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट होते हैं, खूबसूरत होते हैं और वो ओवरलैप नहीं करते। आपको ये नहीं लगेगा ये कलर इन दो कलर से मिलकर बना है, बल्कि वो इंडिविजुअल कलर्स होते हैं जो कि हमें नज़र आ रहे होते हैं। तो ये आप तमाम शीशियाँ देख लें, इसमें आपको जो कलर फ्लोरेसेंस जो नज़र आ रही है वो क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी पर बेस करती हुई नज़र आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से खूबसूरत कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इसमें एक कोर होती है जिसमें सारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि ये सारा का सारा एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन का काम कर रही होती हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पर कैडमियम सेलेनियम की जो आपको सेंटर कोर है वो नज़र आ रही है। फिर आपको अगर जिंक सल्फाइड देखें तो इसका आपको शेल बना हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एक डॉट की तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसको क्वांटम डॉट कहा जाता है। तो मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर भी दिखा दिया कि अंदर कोर हैवी मेटल्स की होती है और बाहर आपके पास जिंक सल्फाइड होता है, जिससे आप ये टेक्नोलॉजी बना रहे होते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? पहला फ़ायदा ये है कि जब हम सेल्स को रीड कर रहे होते हैं, सेल के अंदर एक मॉलिक्यूल अगर जा रहा है और मैंने उसको ट्रैक करना है छोटे लेवल पर, तो मैं उसको कैसे ट्रैक करूँगा? मैं उसको क्वांटम डॉट से लेबल कर दूंगा, ठीक है, उसको रंग दे दूंगा। अब मैं उसको ट्रैक कर सकता हूँ कि ये मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ जा रहा है, किसके साथ एंगेज हो रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है। तो मैं उसकी फंक्शनैलिटी को भी देख सकता हूँ और उसकी ट्रैकिंग को भी देख सकता हूँ। तो हम सेल के अंदर जो काम हो रहे हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उनको ट्रैक कर सकते हैं। इन स्ट्रक्चर्स की, क्वांटम डॉट्स की, क्यूडीज की एक और बड़ी अहम जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये एक्टिव होते हैं, मॉलिक्यूलरली एक्टिव होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप इनके साथ कोई प्रोटीन भी लगा सकते हैं, वो भी सेल के साथ चले जाएगी, और अगर उसे कहीं रिएक्ट करा दो रिएक्ट भी कर देगी। आप इनके साथ और मॉलिक्यूल्स भी लगा सकते हैं। तो आप जब इनके साथ और मॉलिक्यूल्स लगाएं तो वो भी सेल के अंदर उसी तरीके से प्रोसेस इंटरेक्ट करते हैं, प्रोसेस में, केमिकल प्रोसेस में हिस्सा ले सकते हैं। तो एक तो आप फंक्शनैलिटी चेक कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप इससे जो केमिकल प्रोसेसेस हैं उनको भी इनिशिएट कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि फोटो ब्लीच बड़ा स्लो होता है। इसका मतलब ये है कि इनके कलर्स बहुत देर बाद आहिस्ता आहिस्ता उनकी इंटेंसिटी कम होना शुरू होती है। अगर आप न्यूरोसाइंस की बात करें तो वहाँ पर भी इनका काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर स्पेशलाइज्ड सेल है जिसे न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी ज़रा डिफरेंट होता है, तो उसमें चीज़ों को स्टडी करना काफ़ी मुश्किल होता है। वहाँ पर भी हम मॉलिक्यूल्स को क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी के साथ टैग करते हैं और ट्रैक करते हैं।
तो अब जब हम ट्रैक करते हैं तो जो साइनाप्टिक कनेक्शंस होते हैं वहाँ पर मॉलिक्यूल्स एक्सचेंज हो रहे होते हैं, जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि एक दुम निकल रही है और वो दूसरे न्यूरॉन के साथ साइनाप्टिक कनेक्शंस बना रही है। वहाँ पर केमिकल जो एक्सचेंज हो रहा होता है उसको ट्रैक करने के लिए भी हम क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के मॉलिक्यूल्स को लेबल भी कर देते हैं। ऐसे ही जिससे इस माउस के ऊपर मैं एक लाल रंग का, अगर ये माउस हज़ारों माउस में है तो मैं इसके ऊपर एक लाल रंग का निशान लगा दूँ और मैं समझ जाऊँ कि ये माउस अब कहीं भी जाएगा तो मैं इसको देख रहा हूँ और इसको ट्रैक कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से सेल लेवल पर जब हम ट्रैकिंग करते हैं तो हम क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और ब्रेन इमेजिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक और जगह टेक्नोलॉजी में चलते हैं जहाँ पर हमारे पास आपको 8K टेलीविजन्स QD टेक्नोलॉजी पर बेस करते हुए नज़र आएंगे। QLED 8K टीवी है जो कि 33 मिलियन पिक्सल्स आपको देता है। ये 4K से बहुत ज़्यादा एडवांस टीवी है और अगर मैं सही तरीके से पढ़ पा रहा हूँ तो ये तकरीबन 4 टाइम्स ज़्यादा रेजोल्यूशन देता है 4K टीवी से। इतना ज़्यादा अच्छा इसका आपको एक फील आएगी जब आप इसकी तस्वीर देखेंगे और इस पर बहुत ज़्यादा हम अब काम भी करें और HD से तो 16 गुना ज़्यादा अच्छी इसकी तस्वीर आएगी। तो क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी इन LEDs में इस्तेमाल होगी, LED टेक्नोलॉजी में भी लेकर जाएगी। और आखिरी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि स्पेस में भी क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इस्तेमाल होगी। और स्पेस में क्वांटम स्पेक्ट्रोमीटर्स में ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी, यानी हम रोशनी को जो कि मुख्तलिफ प्लैनेट से होती हुई आ रही है, मुख्तलिफ स्टार से होती हुई आ रही है, ब्लैक होल से सपोज होती हुई आ रही है, उनको लेंगे, उनको स्टडी करेंगे। स्पेक्ट्रोमीटर्स जो हैं वो क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी पर बेस करते होंगे। और इसके अलावा भी स्पेस में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को ये रेवोल्यूशनाइज करने जा रही है, जो कि मैं अपनी अगली आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ आइडिया भी हो गया होगा और ये भी पता चल गया होगा किस तरीके से ये इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने जा रही है। रिचर्ड फाइनमैन ने 1960 में कहा कि अगर आपने नेचर को समझना है तो आपको नेचर के स्केल पर जाकर, यानी क्वांटम स्केल पर जाकर मैटर को बनाना होगा, उसे चेंज करना होगा। लेकिन ये एक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है, लेकिन साथ साथ कंप्यूटिंग चैलेंज भी है। अब वो दौर ज़्यादा दूर नहीं है जब हम ऐसी चिप्स बनाएंगे जो कि क्वांटम लेवल पर जाकर काम करेंगी, यानी बहुत छोटे लेवल पर, नैनो स्केल्स पर जाकर काम करेंगी। मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ एक टीम से। इस टीम का ताल्लुक है यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स से और उसके साथ कोलैबोरेशन हुई है सिलिकॉन कंप्यूटिंग की। और उसके बाद इन्होंने अपनी लैब में पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप बनाई है, एक IC बनाया है जो कि शुरुआत है और आप इनकी लैब भी यहाँ पर देख सकते हैं। हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बारे में तो जानते हैं कि ये एक छोटा सा पुर्जा होता है जो कि सेमीकंडक्टर्स बेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से बना होता है। इनमें ट्रांजिस्टर्स होते हैं, इनमें डायोड भी हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सिंपल एलिमेंट्स जिस तरीके से रजिस्टर या कैपेसिटर, वो भी इनका हिस्सा हो सकते हैं और उनसे मिलकर बनता है एक इंटीग्रेटेड सर्किट। इस सर्किट को बनाकर हम मुख्तलिफ कंप्यूटर्स और कंप्यूटिंग डिवाइसेस डिज़ाइन करते हैं, माइक्रोचिप्स बनाते हैं और उनके ज़रिए हम बड़ी बड़ी कंप्यूटेशंस करते हैं। कितनी बड़ी कंप्यूटेशंस? तो मैं आपको लेकर चलता हूँ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर की तरफ। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एक सुपर कंप्यूटर है, दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर नहीं है, बल्कि ये दुनिया का इस वक्त दूसरे नंबर का सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है समिट सुपर कंप्यूटर। समिट सुपर कंप्यूटर ने हालिया एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन की जिसने तमाम पिछली कैलकुलेशंस के रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये काम हुआ ओक रिज लैब में और इस कंप्यूटर ने 27,600 GPUs का इस्तेमाल किया और 11 मिनट में एक प्रोटीन के इंटरेक्शंस को कैलकुलेट किया, यानी एक सिंपल प्रोटीन और उसके अंदर होने वाले इंटरेक्शंस को सिमुलेट किया। 45,000 एटम्स थे इस प्रोटीन में और इसमें 1,80,000 इलेक्ट्रॉन्स थे और उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी दुनिया के दूसरे बड़े कंप्यूटर की। लेकिन अगर आप दुनिया के सबसे बड़े कंप्यूटर की तरफ आएँ तो उसका नाम है फ्रंटियर। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो फ्रंटियर दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर है
जो कि 9408 CPUs रखता है। 37,632 GPUs लगे हुए हैं इसमें। इसमें 87 लाख के करीब कोर्स हैं, 87 लाख के करीब कोर्स हैं। और जो केबल इसको लिंक करती है इस पूरे सिस्टम को, वो 145 किलोमीटर लंबी है। तो आप इसकी तस्वीर भी देख सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा सुपर कंप्यूटर है। लेकिन ये सुपर कंप्यूटर भी नॉर्मल और छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स को सिमुलेट नहीं कर सकता। तो मैं आपको यहाँ पर एक मॉलिक्यूल दिखा रहा हूँ कैफीन का। कैफीन के मॉलिक्यूल को ये कंप्यूटर सिमुलेट नहीं कर सकता, उसके सारे इंटरेक्शंस को ये कंप्यूटर सिमुलेट नहीं कर सकता। चले हम एक और सिंपल मॉलिक्यूल की तरफ चलते हैं जिसे पॉलीएसिटिलीन कहा जाता है। ये कंप्यूटर इस मॉलिक्यूल को भी सिमुलेट नहीं कर सकता। मैं आपको यहाँ पर इस मॉलिक्यूल की तस्वीर दिखा रहा हूँ। अब आपका सवाल ये होगा कि इस मॉलिक्यूल को सिमुलेट करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जब हम मॉलिक्यूल को सिमुलेट करते हैं तो हम मेडिसिन में आगे बढ़ सकते हैं, हम मटेरियल साइंसेज में आगे जा सकते हैं, हम अच्छी बैटरीज बना सकते हैं। तो तरक्की करने के लिए हमें छोटे लेवल पर जाकर मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को जानना होगा और उन्हें सिमुलेट करना होगा। हम जब चलते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ, तो यहाँ पर चिप्स एटॉमिक लेवल पर जाकर प्रोसेसिंग करेंगी, मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को सिमुलेट करेंगी। एनालॉग क्वांटम प्रोसेसर्स इस्तेमाल किए जाएंगे। जिस तरीके से मैं यहाँ पर आपको एक मॉलिक्यूल की शक्ल दिखा रहा हूँ जिसे मॉडल किया गया है, और इसे मॉडल किया गया है एक क्वांटम चिप ने। ये क्वांटम चिप इसकी क्वांटम स्टेट्स को मॉडल करती है, इसके इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के, न्यूक्लियस के इंटरैक्शंस को मॉडल करती है। चेन ऑफ कार्बन आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ब्लैक कलर के आपको कार्बन नज़र आ रहे हैं, जबकि वाइट कलर के हाइड्रोजन एटम आपको नज़र आ रहे हैं। और इस मॉलिक्यूल को जो मॉडल किया गया है वो तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये वो चिप है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इस चिप में, इस क्वांटम डॉट बेस्ड चिप में 10 सिलिकॉन क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप क्वांटम डॉट्स के बारे में नहीं जानते तो मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ। ये एक बहुत छोटे लेवल पर, नैनो लेवल पर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं, लेकिन इन्हें एक खसूसियत हासिल होती है, और वो खसूसियत ये होती है कि ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज स्पेशल किस्म की रखते हैं। इस चिप में पॉलीएसिटिलीन के सेपरेट इंटरेक्शन के लिए 1024 इलेक्ट्रॉन्स को सिमुलेट किया गया, इनको कंप्यूट किया गया, और इनको कंप्यूट किया गया डॉट्स के साथ, क्वांटम डॉट्स के साथ। मैं आपको यहाँ पर क्वांटम डॉट्स की एक एनर्जी लेवल डायग्राम दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक ही मटेरियल है, और उसमें से रेड कलर की लाइट, जब उसको एनर्जी मिलती है, उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है, तो जब वो वापस आता है तो वो रेड कलर की स्पेक्ट्रम में आपको लाइट भेजता है, आउटपुट देता है। अब अगर आप उसका साइज छोटा करेंगे तो उसकी जो आउटपुट लाइट है, जो वो एमिट कर रहा है, एमिशन स्पेक्ट्रम वो बदल जाएगा। अब वो ग्रीन कलर की रेंज में चला जाएगा, फिर वो ब्लू कलर की रेंज में चला जाएगा। तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म बहुत फाइन किस्म की लाइट प्रोड्यूस करता है, और उसे मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम क्वांटम डॉट कहते हैं, और इसको, ये सिंथेटिक क्योंकि मटेरियल है, सिंथेटिक डॉट होता है, इसे बनाया जाता है, और इसको बनाने के लिए एक पूरा शेल बनाया जाता है, और उसमें मुख्तलिफ किस्म के कम्बिनेशंस इस्तेमाल किए जाते हैं एटम्स के, जो कि आप उस वीडियो में डिटेल में देख सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ, और उसके लिए हमने पहली आईसी बना ली है, जो कि एक संग मील है, लेकिन अब ये एक्सपोनेंशियली ऊपर जाएगा, बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, और क्लासिकल कंप्यूटर्स को आहिस्ता आहिस्ता पीछे छोड़ जाएगा। अभी तो क्लासिकल कंप्यूटर इससे ऊपर हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये क्लासिकल कंप्यूटर्स को पीछे छोड़ जाएगा और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सिमुलेट करेगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से देखता हूँ कि हम अगर देखें कि हमारे कंप्यूटर जो आज हैं वो किस तरीके से इवॉल्व किए, वो किस तरीके से तरक्की की, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि ये क्वांटम कंप्यूटिंग किस तरीके से सनतों में और हमारी लाइफ में आएगी। तो पहला ट्रांजिस्टर 1947 में बनाया गया, लेकिन जो पहली आईसी थी वो 1958 में बनाई गई। यहां पर अगर आप देखें तो इसी ग्रुप ने जो पहला क्वांटम ट्रांजिस्टर था वो बनाया 2012 में, और अब 2022 में इन्होंने, 2021 में एक्चुअली ये बनाया था, 2021 में इन्होंने पहली आईसी बनाई है। तो अब बड़ी स्पीड से हम एक्सपोनेंशियली नए
मॉड्यूल्स की तरफ जाएंगे, कंप्यूटिंग की तरफ जाएंगे, कंप्यूटर की तरफ जाएंगे। क्वांटम कंप्यूटर जो कि अभी हम बना चुके हैं, हम उनको और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे और उनमें प्योर क्वांटम चिप्स का इस्तेमाल करेंगे और उसके ज़रिए क्वांटम कंप्यूटिंग की मदद से हम बहुत सी रिसर्च अपनी अच्छी कर सकते हैं और उसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजीज़ और बहुत सी एप्लीकेशन में भी इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये एक छोटी सी डिस्कवरी है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा है और फ्यूचर में हमें पता होना चाहिए कि हम क्वांटम के रास्ते में कहाँ पर मौजूद हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी में। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।